आप लोग? ठीक है, असाइनमेंट किधर है? सबकी तो नहीं आई। चलो भाई, हाँ यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे पहले बेटा कंफर्म करें, आवाज, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है? स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले तो हमने जो पिछली क्लास में स्टडी किया था उसको कनेक्ट करेंगे, और हमने जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसका मैंने सॉल्यूशन अभी शेयर नहीं किया था। मैंने कहा सॉल्यूशन भी शेयर करता हूँ, वॉइस नोट भी। ग्रुप पे तो सारे हैं ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे तो हो ना सब। तो उसमें मैंने आपके लिए जो एक तो सॉल्यूशन अभी शेयर कर देता हूँ, अभी क्लास के फौरी बाद शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात जो मैं वॉइस नोट में बताना चाह रहा था वो मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पे। काइंडली बेटा कंफर्म करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल इज क्लियर। असाइनमेंट से रिलेटेड जो बात होगी वो करेंगे। देखो जो चलो ठीक है। देखो अब एक 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 सवाल था, मुझे पता था कि सॉल्यूशन दूंगा ना तो उस पे जरा ये ना हिलजुल होगी। तो मैं आपको आज खुद वो असाइनमेंट को गो थ्रू कर रहा हूँ, हर एक सवाल को गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी ये पहला टॉपिक था। पहले टॉपिक को आपने कैसा पाया? अगर आपको ये टॉपिक लग रहा है कि हैंडल हो गया तो सारा टेक्स्ट ऐसा है। देखो मैंने आपको पूरे क्रॉस साइकिल से गुजारा है। आपको साइकिल से कैसे गुजारा? आपको मैंने लॉ पढ़ाया, वो समझाया, क्लास में डिस्कशन किया, असाइनमेंट दी, और उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन लाके आपको क्लास में करवा रहा हूं। ये आपको पूरे सब्जेक्ट का फ्लेवर दे देगा, और इसी तरीके से हमारा पूरा साइकिल चलता रहेगा। अगर हम कर पाए ना, यकीन करो इस दफा का जो टेक्स्ट का रिजल्ट होगा वो शायद आईकेएप की हिस्ट्री में सबसे अच्छा हो। ठीक है ना, क्योंकि वो फिर आपकी चांस कम हो जाते हैं। देखिए एक आध मैंने असाइनमेंट आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मेरा आज नियत तो आज की थी, मगर मैं उस बच्चे से इजाजत नहीं ले सका जिसकी असाइनमेंट में डिस्कस करना चाह रहा था। तो मैंने कहा पहले इजाजत ले लूं, अगर उसने इजाजत दी तो मैं उसके असाइनमेंट सामने रखूंगा और आपको एक बात सिखाने के लिए उसके सामने रखूंगा। बच्चा आपको पता नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने गलती की है, उसने जो लिखा ना गलत लिखा। तो मैंने उसको फिर गाइड किया, कहा बेटा इस तरह नहीं, ये बात देखो। उसने फिर करेक्ट लिखा। अच्छा इतना जबरदस्त हो चुके मुझे उस बच्चे का पता है, तो मेरी नजर में वो बहुत जबरदस्त बच्चा है। आगे तो नहीं लाऊंगा, मैं उसको रैंक करूंगा कैटेगरी ए। आज उसको कॉल जाएगी, शाम को वो समझ जाएगा किसकी बात हो रही। कैटेगरी ए का बच्चा है, यानी उसके पास होने की मेरी नजर में चांस 90% है। मगर उसने इतनी बुनियादी गलती की, बुनियादी गलती की। तो मैंने उसको जब गाइड किया ना, तो पता है उसने एक दफा नहीं दो दफा दोबारा लिखा। पहली दफा गलत लिखा, दूसरी दफा जब उसने लिखा ना तो पहले से बहुत, जवाब तो दुरुस्त था, मगर तीसरी दफा जब लिखा ना, मेरे कहने पे नहीं लिखा, बेहतरीन जवाब लिखा, बेहतरीन जवाब लिखा। अभी तक उसको भी नहीं पता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आपको, मगर मैं अभी आई एम हैविंग डाउट्स कि इजाजत दिए बगैर उसकी कॉपी सामने लाऊं। ठीक है ना, और तुम होते भी तो ऐसे सेंसिटिव लोग हो। सर ने ये बोला मतलब सारी जिंदगी वो पाल के बैठोगे। तो पहले अगर वो सेंसिटिव बच्चा है तो दो तीन लानते दूंगा उसको, ताकि वो पक्का हो जाए। ठीक है ना, दो तीन ऐसी बातें करूंगा अकेले में, मतलब जो समझ सकते हो। तो बेटा बात ये है, आपको ये बात समझनी होगी कि हर एक टॉपिक को एक सवाल में अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो इस नशे से निकल आओ। नहीं होगा एक सवाल से कुछ भी। एक बच्चे ने कल बड़ा जबरदस्त पूछा, थ्योरी का सवाल रिपीट हो रहा है। एक सवाल है जो थ्योरी का रिपीट हो रहा है। पता है उसने क्या कहा? सर सवाल रिपीट हो रहा है, बस एक दफा लिखा है। मैंने कहा नहीं बेटा, दोबारा लिख, लिख दोबारा लिख। यार भाईजान देखो, उसको कॉपी ही क्यों ना करना हो, कॉपी ही क्यों ना करना हो उसको, मेरी बात सुनो। क्यों? आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी। मेरा ऑब्जेक्टिव पता है क्या है इस दफा का? 25 मिनट पहले तुम लोग एग्जाम से बाहर हो गए, मतलब पेपर कंप्लीट कर गया ना है। आखिरी सवाल सर ने बोला है 25 मिनट पहले, तो भाई हम अब 25 मिनट हो गए, कॉपी खत्म, चले जी बाहर। ऐसा नहीं होगा। तो आपको उस लेवल पे लाने के लिए बेटा हमें डे वन से मेहनत करनी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जो असाइनमेंट हमने की उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन सी चंद चीजें मेरी डिस्कस करने की हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थे, किस तरीके के थे, और आपने उसमें कितना अच्छा काम किया। देखिए आपकी असाइनमेंट सबकी, एवरी वन ऑफ यू, एक प्रिंट होके एक फाइल में लग गई। आपकी सिर्फ ये असाइनमेंट है कि नहीं है, हर आने वाली असाइनमेंट उसी फाइल में लगती जाएगी, और आपको ये वापस भी मिलेगी,
फर्स्ट असाइनमेंट में अभी चूंकि टू वर्डिंग, क्योंकि हर जगह लानते ही छापी थी मैंने, क्या वापस करूंगा, कुछ को वापस होगी, सेकंड असाइनमेंट सबको वापस होगी, थर्ड असाइनमेंट पे आके मैं देखूंगा कि कौन कौन बहुत पीछे है, तो उसको मैं बताऊंगा कि बेटा फर्स्ट असाइनमेंट से तुम्हारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, लैंग्वेज को इंप्रूव कराने के लिए तो मैं आपको इस पूरे बैच में वॉच करूंगा, ड्राफ्टिंग को डे 1 से काम करो। देखिए मैंने इस दफा लास्ट टाइम जो मैंने जिस तरीके से पढ़ाया और बच्चे के हालात देखे ना एंड के, वो शुरुआत भी उसे से हुई है, गलत इंटरप्रिटेशन। मैं एक जो आपके सामने असाइनमेंट रखना चाहता हूं, पता है उसमें क्या है, एओपी का सवाल उसने इंडिविजुअल के रूल के तहत सॉल्व किया। एओपी का सवाल सॉल्व किया है किस रूल के तहत, कितनी दफा सवाल मैं रजिया खाला बोल रहा था, फिर भी गलती की उसने। कितना क्लैरिटी से तुम्हें उसी बच्चे से बोलूं ना बेटा रूल्स पता, शुरू हो जाएगा, इंडिविजुअल के 3 रूल, कंपनी के 2, ये बता देगा, मगर अप्लाई करते वक्त एक सिचुएशन है, फैक्ट्स है, रूल गलत। तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ने वाला बच्चा भी फेल हो गया, तो ये पेपर बगैर प्रैक्टिस के पास नहीं होगा, बगैर असाइनमेंट कंप्लीट किए ये पहले नहीं। ये को मैं आपको बताऊं, मैं आपको इंशाल्लाह, अब देखें यार, 19 साल का मेरा तजुर्बा है सिर्फ टैक्स ऑफिसर होने का, ये लॉ इंप्लीमेंट करता हूं, इस लॉ की जो आप पढ़ रहे हो ना, इसकी ड्राफ्टिंग में मेरा रोल रहता है, इस कानून को बनाने वाले लोगों से जिनसे मशवरा, कोई मैं बहुत छोटा इंसान हूं, कोई मैं ऐसे नहीं कि बोलूं, मगर लॉ मुझे आता है, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर हूँ, सीनियर लेवल पे काम करता हूँ, दिल मेरा पढ़ाने के साथ है। तो बताओ 20 साल मैंने किस तरीके से पढ़ाया होगा, मेहनत से। मैं उस पूरे तजुर्बे से तुम्हें बताता हूँ कि चूंकि लर्निंग चेंज हो गई है, चूंकि ये ऑनलाइन के मामलात आ गए हैं, तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या देखा था बच्चे में, बच्चा मेहनत तो करता है मगर पेपर पास मेहनत से नहीं होगा जब तक टीचर साथ नहीं है, कोई करेक्ट करने वाला हो। उस बच्चे को मैंने क्या कहा था पता है, मैंने कहा बेटा आपने रूल गलत अप्लाई किया है, ये रूल इंडिविजुअल का है, आप देखो एओपी के रूल एक ही है, तो उसके लिए करेक्शन हो गई, उसको फिर एक दफा ड्राफ्ट किया उसने, उसको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तीसरी दफा जब ड्राफ्ट किया, अब देखो अगर यही सवाल आएगा पेपर में तो चौथा ड्राफ्ट लिख रहा होगा वो, तो बेहतर होगा ना। तो सब इसी तरह करेंगे बेटा, तो आपकी करेक्शन करना जरूरी है। अब होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात करने, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको। देखिए होता क्या है बेटा, कि आपके जो सवालात एग्जामिनर बनाता है, समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते। अब जब क्वेश्चन क्लियर नहीं होते, तो वहां मेरा तजुर्बा है कि बच्चा हमेशा वो अजम्पशन लेता है जो सुइसाइडल होती है, जो अजम्पशन गलत होती है। तो आज एक सवाल में जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, और आपने उसी असाइनमेंट आपने कैसे किया मुझे पता है, क्योंकि मैं गाइड कर रहा था, आप मेरे हिसाब से कर रहे थे, मगर मैंने सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन आईकेप का रखा है। ये आईकेप के सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, इसी आईकेप के सवाल आते हैं तो सॉल्यूशन भी होंगे ना, तो जहां जहां लॉ चेंज हो गया है मैंने उसको अपडेट कर दिया, सॉल्यूशन को अपडेट किया, जहां लॉ चेंज नहीं हुआ वहां मैंने थोड़ा आईकेप के सवाल को भी बेहतर करके लिखा है। ये मेरे सॉल्यूशन से, ये आईकेप के सॉल्यूशन का इज मिनो अन रट्टा नहीं है कि छापा मारा है मैंने, नहीं नहीं, ये मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं इसके जवाबात। ठीक है, आए पहले सवाल को, सवाल देख लिया आपने, याद है, सबने सॉल्व किया है, तो सवाल याद होगा, कितने केस थे इसमें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज बेटा आप अगली क्लास में पढ़ोगे कि टैक्स ईयर 24 जब स्पेशल टैक्स ईयर होता है तो क्या मतलब, इसका मतलब 23 नहीं है, ये सीखोगे, ये बार बार वॉइस नोट में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, राइट। और यहाँ लिखा है मार्च 23, मगर फिर भी टैक्स ईयर 24 है। ये क्यों 24 है, क्योंकि स्पेशल टैक्स ईयर के नाम रखने का तरीका थोड़ा अलग है, उसमें पीरियड पुराना होता है, नाम अगला हो जाता है। जैसे जनवरी टू दिसंबर तो 23 का है, मगर नाम उसका पड़ेगा टैक्स ईयर 24, यूं करके होगा। ठीक है बेटा, अब आ जाए इसमें। अब इस सवाल का जवाब, ये इजी था, ये आपने मैंने सॉल्यूशन भी कराया था, मगर मैं चाहता हूं कि आपको इसका फिर भी एक आपको दिखा दूं, लिखेंगे कैसे आप अपने सॉल्यूशंस। आप सबने बेटा, आप सबने मेरे इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अपने अपने जवाबात को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। देखिए जवाब लिखने का कोई एक मॉडल नहीं है, यहाँ कोई सिंगल, ये जो एप्लीकेशन थ्योरी बेस्ड सवालात होते हैं ना, जो केसेस होते हैं, उसके के लिए कोई एक जवाब नहीं होता कि इस तरीके से अंग्रेजी लिख के रट्टा लगाओ, नहीं। मैंने हर पॉसिबल वे में जवाबात को चेंज किया है, कैसे लिखोगे तभी सही, ऐसे लिखोगे तभी सही, मगर ये बातें, ये पॉइंट उसमें होने चाहिए। मसलन पहला जवाब देखिए मैंने क्या लिखा है, लिखा है ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024, तो की बात है रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या बताना,
कि रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स ईयर के लिए होता है, रिमेंबर टैक्स ईयर के लिए होता है। तो ड्यूरिंग टैक्स ईयर 24 मिस्टर अरशद स्पेंड कितने डेज, 9, और वो कैलकुलेट करके दिखाए। अब सुनिएगा, ये कौन सा मेथड है जवाब लिखने का, इसमें पहले लीगल रीजन दी, पहले क्या दिया। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सवाल का जवाब लिखते हो, सवाल का कंक्लूजन तो सही निकालते हो, लीगल रीजन ही नहीं देते कि वो ऐसा क्यों है, किस बेसिस पे है। तो मॉडल्स देखो, किसी मॉडल से भी जवाब लिखना, कंटेंट कंप्लीट होगी और करेक्ट होगी, मार्क्स फुल मिलेंगे। तो पहले एक मेथड क्या है, पहले रीजन बताई जाए। क्या रीजन बता रहे हैं, रीजन ये है कि चूंकि अरशद टैक्स ईयर 24 में 92 डेज थे और भी ये 92 हमने कैलकुलेट भी किए, अब नतीजा निकल रहा है। अब रीजन पे इन्फर कर रहे हैं, प्रेमिसेस बना दी, अब नतीजा निकाल रहे हैं। नतीजा क्या है कि मिस्टर अरशद इज क्या, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर टैक्स। फिर लिख क्या रहा हूं, सिर्फ नॉन रेजिडेंट नहीं लिखा, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखा, मैंने नॉन रेजिडेंट पर्सन भी नहीं लिखा, हालांकि वो भी करेक्ट था। सिर्फ नॉन रेजिडेंट नहीं लिखो, तुम लोगों का तो बस चले कि क्लास के नोट्स छाप के आते हो वहां पे, एनआर, एनआर मिस्टर एनआर, तो एनआर क्या है भाई, नॉन रिलायबल। तुम्हें क्या पता नॉन रेजिडेंट, एग्जामिनर की स्टैंडर्ड टर्म थोड़ी है एनआर। तो आप क्लास में टीचर की एब्रीविएशन लिखोगे तो मार्क्स भी टीचर से लो, आईकेप नहीं देगा। आईकेप के लिए यू हैव टू बी एक्यूरेट एंड यू हैव टू बी कंप्लीट। ये लॉ है भाईजान, लॉ, ये लॉ की दुनिया है। इसमें ये लिख देना भी कि इनर टैक्स ईयर नहीं लिखोगे जवाब अधूरा समझा जाएगा, क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर होता है। तो मैंने देखो क्या लिखा, मिस्टर अरशद इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर टैक्स ईयर, कितना कंप्लीट जुमला हो गया। मैंने खुद को शाबाशी दी, यार तुझे लिखना आता है भाईजान, सीरियसली। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एज, अब वही बात जो ऊपर आर्ग्यूमेंट था, कनेक्ट कर रहा हूं इसको, ऊपर तो अलग करके लिख दिया ना, देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है। एज मिस्टर अरशद प्रेजेंस इन पाकिस्तान इज लेस देन, और वो भी लेस देन क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है टू मेक हिम। बताओ कितना खूबसूरत जवाब है। आती है ड्राफ्टिंग भाई को, भाई लीगल ड्राफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है ना 19 साल से सीख रहा है, एज अ प्रोफेशन सीखा है लीगल ड्राफ्टिंग को। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास जो आते हैं ड्राफ्टिंग के लिए कि सर ये चेक करके थे हमने सही लिखा है, तो उसमें क्या क्या खूबियां होंगी। तो बेटा तुम्हें भी फायदा होगा ना, अगर डे 1 से असाइनमेंट करोगे तो फायदा होगा यार, बातें करोगे नहीं। असाइनमेंट आपके लिए, आप समझे इस दफा हुक्म का एक है आपके असाइनमेंट्स करना। और मैं आपको एक बात बता नहीं रहा, मैं आखिर में आके बताऊंगा कि मैंने कहा है ना 2.5 महीने तक हम कोर्स कंप्लीट कर, 2.5 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। 2.5 महीने पहले आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या कंप्लीट हुआ। अभी बताऊंगा, चिल मारोगे, चिल नहीं मारना, रिलैक्स नहीं करना, अभी मेहनत करनी है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट सवाल देखें क्या है, ड्यूरिंग, फिर क्या लिखा है बेटा, किसी ने लिखा आप में से इसको, नहीं भाई, स्पेसिफिक क्यों नहीं लिखा, देखो स्पेशल टेक्सचर था। अब एक बात सुनो मेरी, यहाँ पे ड्राफ्टिंग के टेक्निक्स, बेटा आज की क्लास तकरीबन ड्राफ्टिंग की चीजें, करूं या रोक दूं इस क्लास को, फायदा है, क्योंकि यही टॉपिक तुम रेप्लिकेट करोगे आगे सारे कोर्स में बेटा। ठीक है, देखो अब आपने एक बात सुनी, लिखा था टेक्सचर, टेक्सचर भी तो लिख सकते थे। अब एक बात सुने, आपके सवाल में गिवन, क्वेश्चन में गिवन फैक्ट्स सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, सारे रेलिवेंट नहीं होते। क्वेश्चन में गिवन फैक्ट्स में से सिर्फ वो फैक्ट्स जवाब में लाते हैं जिसका ताल्लुक लीगल क्वेश्चन से है। व्हाट इज द लीगल प्रॉब्लम जिसको आंसर कर रहे हो, बताएं। ये जो चेंग था, इसके सूरत में कौन सा लीगल क्वेश्चन था, व्हाट वाज द लीगल क्वेश्चन, क्या डिसाइड कर रहे हो चेंग का, रेजिडेंशियल स्टेटस, शाबाश। तो हर वो चीज बताओगे जिसका ताल्लुक इससे है। अब वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसका हमारा ताल्लुक। तो हम हर फैक्ट को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वरना एग्जामिनर समझेगा सवाल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सवाल नहीं, उसके की फैक्ट्स रेलेवेंट टू द लीगल प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो लीगल प्रॉब्लम क्या था कि ईयर कौन सा था, तो लिखो ना भाईजान। क्या आप खुद सोचो, अगर तुम्हारे जवाब में स्पेशल टेक्सचर पर लिखा ही ना हो तो तुम्हारा जवाब करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है।
भाई पढ़ने वाला अगर जब तक उसको ना बताया जाए, पढ़ने वाले के एंगल से सोचो, अननोन पढ़ने वाला जिसको सवाल भी सामने नहीं था, वो तो जब टेक्सचर की बात समझता है वो तो नॉर्मल टेक्सचर समझेगा, वो तो समझेगा कि तुमने कैलकुलेशन गलत की है, क्योंकि जून पे एंड ही नहीं किया, ये दिसंबर तक कैसे गए हो, जब तक कि उसको बताओगे नहीं कि मेरा टेक्सचर इस सवाल में इंप्रूवमेंट हो रही है ड्राफ्टिंग की। ये ड्राफ्टिंग है बेटा, अंग्रेजी लिखना ड्राफ्टिंग नहीं है, लीगल रीजनिंग समझना ड्राफ्टिंग है, स्ट्रक्चर समझना ड्राफ्टिंग है। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्पेशल टेक्स्ट ईयर एंडिंग ऑन क्यों बता रहा हूं भाई, क्योंकि हर स्पेशल टेक्स्ट ईयर की एंडिंग अलग अलग हो सकती है। तो कौन सा था ये, एंडिंग बता दी कि मैं इस ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए 100 कितने 183 डेज काउंट करूंगा। तो बताओ तो सही ना उसको। आप कहोगे सर ये तो गिवन है, कहां गिवन है, कहां गिवन है, गिवन विवन कुछ नहीं होता पेपर में। डोंट अज्यूम के सवाल में गिवन है बेटा, सुनो, तुम्हें एग्जामिनर जज करता है तुम्हारे आंसर की बेसिस पे। सवाल में अज्यूम करते हो, चूंकि सवाल में है तो मैं जवाब में नहीं लाऊंगा यार, तभी तो फेल होते हो, तभी तो लॉ का पेपर फेल होता है। क्या आप उस सवाल को कैटर ही नहीं कर रहे हो? जब सवाल को कैटर नहीं करोगे तो मार्क्स किस चीज की देगा वो? तो सवाल में मौजूद चीजों को लाना है जवाब में, उसमें लिखा होना। आपको मार्क्स इस पे कभी नहीं मिलेंगी कि जो फैक्ट सवाल में गिवन है उसका क्रेडिट आपको दिया जाए, सवाल में मौजूद चीजों का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो नेवर अज्यूम एनीथिंग, जवाब ऐसे लिखो कि कोई भी इसको पढ़ता तो उसके पिक्चर मुकम्मल बनती है उसके दिमाग में। ठीक है, अब मेरी बेटी है छोटी, तो वो आर्टिस्ट भी है, बड़ा आर्ट का क्रिएटिव वर्क करती है। मैंने बताया मैं हमेशा वाई में, मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैंने बच्चों को भी अपने इससे ट्रेन किया है, छोटे बच्चों को वाई। और कभी छोटे अभी वो पैदल चल भी नहीं पाते थे, उनसे कितना बेटा ये स्टार है, क्यों है, बताओ क्यों है। अब वो उनका जहन अलग ही दुनिया में चल रहा होता है बच्चे का, तो वाई एवरी सेकंड थर्ड सेंटेंस में मैं उनसे वाई पूछता था, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, व्हाट डू यू से, अकस्मा बेटा व्हाट डू यू से। तो शुरू हो जाती थी पापा मेरा एक ख्याल, मेरा ख्याल। तो उनको आदत पड़ गई, अब वो बहुत छोटी थी, अभी बोलना ही सीख रही थी, तो वाई का उसको अंदाजा था। तो मुझे एक दफा कॉल करती है, पापा कहाँ पे हो, बेटा ऑफिस में हूँ। क्यों, क्यों, सीरियसली दिस इज व्हाट शी सेड, क्यों, बेटा काम कर रहा हूँ। क्यों, मैंने बेटा पैसे कमाने होते हैं। क्यों, मैं कहा बेटा उससे मैं टॉय खरीद के आपके लिए आता हूँ। तो अगला जुमला पता है क्या कहती, पापा ज्यादा काम करना। भाई क्यों, देखो ना हर एक चीज की लॉजिक है ना। तो भाई सवाल में जो बात थी वो तो एग्जामिनर ने दी ना, तुमने क्या दिया, तुम्हें क्यों मार्क्स मिले। जब तक कोई बंदा बगैर देखे, बगैर सवाल देखे अगर आपकी बात को समझ जाए ना, और वो बात मुकम्मल होगी, दैट इज परफेक्ट आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। द परफेक्ट आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है, सवाल देखे बगैर जवाब से मुकम्मल। और एक लिख लो मेरी ये बातें जहन में लिख लो, कि जब सवाल देखे बगैर अगर कोई आपका जवाब पढ़ के मुकम्मल और एक्यूरेट बात समझ पाएगा, दैट इज द लेसन नंबर 1 ऑफ ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग। कोई चीज नहीं छोड़ो। ठीक है, ये देखो भाई, मगर मैं देखो अगले सवाल में मैंने ड्राफ्टिंग स्टाइल थोड़ा चेंज किया, ताकि हर किस्म का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, कोई रट्टा नहीं लगाओ सर ने यहां लिखा मैं यहां लिखूंगा, नहीं। असल है क्या, जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर, तो एंडिंग भी बता दी, टैक्स ईयर 24 बनेगा ये भी बता दिया। अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक के ऊपर वाले सवाल की, चेंग लीज प्रेजेंस इन पाकिस्तान वाज फॉर कितने डेज एज शोन बिलो। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल को गौर से देखो, मैंने आपके लिए इस सवाल को यहां पे छोड़ा है। अब मैं आपसे असेस, क्योंकि क्लास है ना, ये क्लास है, इस क्लास पढ़ रहे हैं, अभी ड्राफ्टिंग की क्लास सीख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं टेक एटलीस्ट 2 मिनट्स, रीड क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास है तो, अगर पढ़ लिया था तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देखो और मुझे बताओ, इसको रैंक करो। इसमें मार्क्स कितने थे, चेंग वाले सवाल पे कितने मार्क्स थे, चलो 2 मार्क्स थे। अब तुमसे मैं पूछता हूं कि इस ड्राफ्टिंग पे 2 मार्क्स दो, कितने मार्क्स दोगे, सुकून से, पहले टाइम लगाओ, कोई जल्दी जवाब ना दे। ये जवाब है मेरा, ड्राफ्टिंग है मेरी बेटा। अब मैं डिस्कशन पर्पस के लिए इसको लाया हूं, मैं आपका ये परफेक्ट, अभी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन शेयर होगा आपके साथ। ठीक है, मगर मैं आज की क्लास के लिए लाया हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एक बंदा बताए मुझे यहां से, आप में से, जी बताओ, आप बताओ।
अब क्या नहीं है कि हु सेड रीजन बेटा, रेजुरेंट किसने बोला, रीजन कौन बोल रहा है, हाथ, हाँ नाम क्या बेटा, हबीब। हबीब गौर से सोचो, कंक्लूजन नहीं है यार, रीजन है, कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, रीजन तो है, मगर आपने रीजनिंग तो की, आपने बोला जी इफ्तार का टाइम हो रहा है, शरबत भी पिएंगे, पकोड़े भी खाएंगे, फिर इफ्तार की आजान हुई, ना शरबत आया ना पकोड़े आए, तो आपने कहा यार ये क्या बात थी, हमने कहा यार सोच रहे थे, बोला थोड़ी था कि ले आऊंगा यार। आप अगले, आप देखो ना, इस व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, बताओ, इसमें सवाल में रिक्वायरमेंट जो थी आपने पूरी नहीं की, कितने मार्क्स मिलेंगे? जो बच्चे कहते हैं ना सर अगर एक चीज रह जाए तो कितने, इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 0, 0 मिलेगा, वो भी डबल 0 अंडे वाला, और अगर उसमें एग्जामिनर मेरे जैसा होगा लानत भी छाप देगा, लानत शक्ल पे, ये तूने जवाब लिखा है, इस तरह तू अपनी जिंदगी बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूं मैं, हाँ इस तरह करोगे भाईजान, इसमें तो लानत बनती है शक्ल पे, मतलब आला नस्ल की लानत। क्यों? सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, हम हमेशा, ये बलून किसने भेजा है मुझे? ई बलून भेजा है सुफियान ने, क्या करना है, बलून फोड़ना है मुझे? अंडा भेजा, नहीं अंडा, अंडा अंडा भेजा उसने। अच्छा भाई देखिए, हम बात किए बेटा, देखो एक बात सुनो, एक कहावत है, मेरी बात सुनना तुम, कहावत क्या है कि उम्र भर हम आईना साफ करते रहे, आईने की धूल नहीं हटी, क्योंकि धूल तो शक्ल पे थी मेरी, ऐसे है ना, धूल कहां से हटेगी आईने से बेटा, शक्ल तो साफ कर। गलती इधर होती है, हम आईके को गालियां देते हैं, गलती इधर होती है, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को जाके बोल रहे होते हैं इस तरह, यार अपने को भी तो ठीक कर, थोड़ी सी स्किल सेट तो बेहतर करें यार, क्या बड़ी बात है। देखो मैंने एक सवाल ऐड किया, थोड़े से टर्म यूज किए, एक्सप्लेन किया। देखो एक बात बताऊं बेटा, तुम्हारी गलती भी अकेली नहीं है, टीचर की भी इतनी गलती होती। मैं पता है क्या, लास्ट अटेम्प्ट में जो बच्चों के हाल देखे हैं ना यार, ये जज्बाती इसलिए देख रहे हो, 2:30 बजे भी बैठ के रात को मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बात देखी है यार, मेरी मतलब मेरा का मतलब है टीचर, टीचर अगर साथ नहीं देगा ये पेपर पास नहीं होगा, क्यों? गलत लिख रहा है बच्चा, मेहनत में कमी नहीं है यार, अंडरस्टैंडिंग में मुंह काला है बच्चे का, टीचर का नहीं बोल रहा, तो यार उसको तो साफ करो ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक करो ना। अब मैंने क्या किया देखो, आपको कैसे रियलाइजेशन दे दी, 2 चीजें बताई मुझे, बताओ सवाल के 2 पार्ट्स बताओ, लीगल रीजनिंग और कंक्लूजन, दोनों होंगे तो नंबर मिलेंगे, दोनों करेक्ट होंगे तो नंबर मिलेंगे, कंप्लीट होंगे तो कंप्लीट नंबर मिलेंगे। अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों को मिक्स करना सीखोगे। आ जाओ भी आगे, अब आते हैं तीसरी चीज पे, नेक्स्ट सवाल देखें। अब जवाब देखो, पहला क्या, स्टार्ट कैसे कर रहा हूं बेटा, ये आपके लिए बना के आया हूं डॉक्यूमेंट आज, ताकि आपको मैं सिखा सकूं क्या क्या होता है। ऑनलाइन बेटा बताओ जल्दी जल्दी, पकोड़े नहीं लिखो साइम, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। क्या लिखा है, मोशन इज क्या, स्टार्ट किससे किया मैंने, ना ना, रीजनिंग से, हुशर रीजनिंग, लानत रुक गई मेरी वापस, लानत देने वाला था, लानत भाई, ये कंक्लूजन है। ये बेटा तुम लोग मेरे लिए मेरी बेटियां हो, लानते तुम्हें भी मिलेंगी, ये ना समझना हम तो लेडीज हैं, कोई लेडीज नहीं हो, कोई नहीं हो, गलत करोगे तुम लोगों को भी, तुम्हारा भी कैरियर है बेटा, तुम्हारा भी फ्यूचर है, मेरी बेटियां आप लोग, तो मैं भाई लानत दे दूंगा शक्ल पे। क्या है ये, मोशन इज नॉट अ कंक्लूजन, तो इसका मतलब है कि पहले कंक्लूजन दे के रीजन भी कर सकते हो, और रीजन दे के कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, मगर एक चीज नहीं कर सकते कि रीजन तो दी कंक्लूजन गायब, या कंक्लूजन तो था रीजन गायब, ऐसे नहीं होगा। ये आर्ट है बेटा इसका। ऑनलाइन वाले क्लियर हो गया, तुम लोगों को कैसे लानत दूं, इधर से कैमरा की तरह से, लानत तेरी शक्ल पे, बस अब सबको आ रही है ना यार, ये क्या होगा, बस जिस जो डिजर्व करता है वो खुद पे फील कर ले। ओके चलो बेटा नेक्स्ट, आगे। एज, गौर से देखो बेटा, एज हिज प्रेजेंस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2028 is कितना, for 180 days, which is less than the required days, that is 183 days or more to make him resident individual। अब देखो, ये देखो वर्किंग ऑफ 180, अब यहाँ पे मैं रुक जाता ना, यकीन कर लो ना देता तब भी मेरा जवाब मुकम्मल है,
यहाँ पे मैं रुक जाता तब भी जवाब मुकम्मल है। मगर एक बात बताओ, अगर ये वर्किंग रफ जगह पे करते हो, वर्किंग तो करनी होती है ना, तो जवाब में क्यों नहीं करूं, उसको साथ दिखा क्यों नहीं दूं? इससे क्रेडिट मुझे बताओ, तुमने अगर उसको ये भी दिखा दिया कि तुमने ये तुक्का नहीं मारा, एडिशन गलत किया हुआ है, 181 है, 181, तो उसके चलो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, वो एडिशन गलत है। मगर बात ये है कि सुनो, अगर मैं ना दिखाता तब भी परफेक्ट जवाब था। इसको ऐड करने से क्या हुआ, एग्जामिनर पे बर्डन बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया पास करने का, बर्डन बढ़ गया अच्छे नंबर देने का, कि बच्चे ने प्रेजेंटेशन भी अच्छी की। तो आपके पास आपका पेपर पास करना विद इन रीच होता है, अनलेस तुम जिद करो कि मैंने फेल होना है। ऐसे जिद्दी बच्चे भी होते हैं, नहीं तरक्की नहीं करनी जिंदगी में, ऐसे ही जिंदगी गुजारनी हमने, तो मैं क्या कर सकता हूं फिर। चलो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, बस एक और दिखाऊंगा फिर मैं आगे जाऊंगा। अब देखिए, एक ये सवाल था, यस ब्रूस ली वाला। अब ये आईकेप का सवाल है, मैंने इसको इस वजह से मैंने ऑन उठाया है, आईकेप के ही सजेस्टेड आंसर से उठाया है ताकि मैं डिस्कस करूं आपको। देखिए इस सवाल में एक आखिरी चीज सिखानी है, फिर ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, सारे जवाब कंपेयर कीजिएगा, सारे जवाब कंपेयर कीजिएगा, ड्राफ्टिंग देखिएगा, ओके। और इस तरीके से आपने एक बात सुने, एक बात सुने, आखिरी बात सुने, आपने फिर कम से कम ये कंपेयर करने के बाद, आज की टेक्निक सीखने के बाद, अपनी चॉइस के कोई 3 सवाल दोबारा रीराइट करने, 3 सवाल अपनी मर्जी से लिखो, 3 सवाल रीराइट करो, और खुद में देखो इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। अगर इंप्रूवमेंट है तो बेटा ये तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि ये स्किल फिर पेपर पास करने तक नहीं रहेगा, ये जिंदगी भर साथ जाएगा, जिंदगी भर तुम आगे जाओगे। ये वो स्किल है जो आपको फायदा देगा उम्र भर, ये आपके आगे के पेपर में भी फायदा देगा, ये कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पास करने में, कंपनी लॉ का पेपर पास करने में, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी ये स्किल तुम्हें काम देगा। ये वो स्किल सिखा रहा हूं आज आपको। चले बेटा इसके देखें, अंदर देखें, इसमें सवाल को पहले देखना है हमने, ये चले देख लें क्या है। आईकेप ने क्या किया था, नंबर ऑफ डेज विजिटेड टू दुबई माइनस किए, कितने किए, बस लिख लो। मैं मुझे पता है इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इंटेंशनली कर रहा हूं मैंने ये प्लान, एक एक चीज जो मैं आपके साथ अभी कर रहा हूं ये ऑन पर्पज है, वेल प्लान्ड है। आईकेप ने किया था 10 डेज माइनस कर दिए, अच्छा कोरिया वाले भी 10 डेज माइनस कर लिए, तो कितने हो गए 178। रुको रुको रुको, अब सवाल पे आते हैं, रुको अब सवाल पे आते हैं। अब ये बात मैंने आपको रियलाइज करानी थी, समझानी थी कि समटाइम्स ऐसा होगा, कि समटाइम्स ऐसा होगा कि आपके सवाल में फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे, देन व्हाट टू डू। अब देखिए यहां क्या लिखा है, विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशंस, कितने दिन, 12 को काउंट करो, टोटल काउंट करो, टोटल 10 दिन हो गए, काउंट तो करो, 8 8 वाली बात आ रहा हूं, उसी तरफ जाऊंगा 8 वाले पे। मुझे मुझे काउंट करो, 12 13 21 तक कितने दिन हुए, 10 दिन हुए। इसका मतलब डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर वाली बात आईकेप ने कंसिडर नहीं की। अब आईकेप ने कंसिडर नहीं की, सुन लो, या हमने नहीं की, सुनो, यहां कहां लिखा था, सुनो सुनो सुनो, ये बात समझनी है बेटा, क्योंकि जो जिस गेम को, मुझे एक बात हो, हॉकी खेलने के लिए क्रिकेट का बैट ले जाऊं, इसका मतलब जरूरी है ना हॉकी के लिए हॉकी ले जाऊंगा, तो आईकेप के पेपर में जाते हुए एक बुनियादी चीज समझ के जाओ कि आईकेप के किसी ना किसी सवाल में ये सिचुएशन आती है, तो उधर भी मार्क्स कैसे लेते हैं, ये इसलिए मैंने आपको ये सवाल सामने लाया। जब आपको पता ही ना हो कि किधर जाऊं, क्योंकि फैक्ट्स आर इनकम्प्लीट, फैक्ट्स आर अनक्लियर, या फैक्ट्स आर मे बी उसमें कंफ्यूजिंग। अब इसमें कहां लिखा है कि 12 से 21 तक में अराइवल भी था, डिपार्चर भी था, बंदा गया डिपार्चर हुआ होगा, आया अराइवल हुआ होगा, ये तो है ना, मगर ये भी तो नहीं लिखा। अब इसका मतलब क्या है, सवाल देते हुए आईकेप के एग्जामिनर ने इस बात की वजाहत नहीं की। 2 पॉसिबिलिटी थी कि 12 पे गया 21 पे वापस आया, अगर ये अजम्पशन लेंगे तो हमें 12 और 21 का दिन काउंट करना पड़ेगा, 183 डे में एक्सक्लूड होंगे 8 दिन। मगर अगर तुम ये अजम्पशन लोगे कि आईकेप ने डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर पहले ही हटाया हुआ है, ये सिर्फ वो दिन है जिसमें वो बाहर था, तो फिर 10 दिन माइनस होंगे, 10 दिन। मुझे बताओ, अगर आईकेप के सवाल में
हम ये अजम्पशन लेते हैं कि अराइवल और डिपार्चर को आईकेप ने काउंट किया ही नहीं, उसके सिर्फ वो दिन लिए हैं जब वो वहां पहुंच गया। तो अराइवल वाला डिपार्चर वाला दिन आईकेप पहले ही इसमें शामिल नहीं कर रहा। अब इस केस में दोनों पॉसिबिलिटी सवाल से निकलती है। कौन सी नहीं? कौन सी नहीं? जो भी लोग, ये तो इसमें 8 लोग हैं ना, इसमें 10 लोग हैं ना, आपको क्या ये रिपीट होगा? जो आप आईकेप के सवाल को कर रहे होंगे उस वक्त कौन सी अजम्पशन लोगे? आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूं उस सवाल के लिए जो आपके अटेम्प्ट में आ सकता है, उस वक्त बेटा यू विल मेक द अजम्पशन, स्टेट योर अजम्पशन। इस किस्म के सवालों पे आके देखो, जो बंदा गया तो अराइवल और डिपार्चर तो काउंट होता है ना 183 में, आईकेप ने नहीं किया। इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहे नहीं जी हमने तो सिर्फ वो दिन बताए सवाल में जो यहाँ था ही नहीं, अराइवल और डिपार्चर को छोड़ के हमने बाकी दिन बताए। अब बताओ इसका मतलब क्या है? लॉ के पेपर में हमेशा एक प्रॉब्लम आता है कि फैक्ट्स आर इनकम्प्लीट। then remember my advice, never ever change the facts, don't add the facts। फैक्ट्स ऐड करते जाओगे, फैक्ट्स चेंज करते जाओगे, सवाल चेंज होता जाएगा, मार्क्स खत्म होते जाएंगे। तो सवाल के फैक्ट्स वही होंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? वी मेक एन अजम्पशन, वन अजम्पशन स्टेट। अब इसमें मैं क्या अजम्पशन लूंगा? अजम्पशन ले लूंगा तो बताऊंगा ना एग्जामिनर को कि इसमें आई अज्यूम या इट इज अज्यूम्ड कि डे ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल आर इंक्लूडेड इन दीज डेज, देयरफॉर मैं उसको यहां से एक्सक्लूड नहीं करूंगा, 183 डेज में काउंट करूंगा। परफेक्ट जवाब। अजम्पशन अगर ये लेते हो कि आई अज्यूम कि डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर आईकेप ने नहीं बताया सवाल में, ये वो दिन है जो यहां था ही नहीं, तो देयरफॉर सबको निकाल दूंगा। परफेक्ट आंसर, बोथ विल कैरी इक्वल मार्क्स, बोथ विल कैरी इक्वल मार्क्स, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ऐसा एक आध सवाल मिलेगा, पहले दिन से तुम्हें दिखा रहा हूं। आप कितने क्लियर थे? सर डे ऑफ अराइवल डे ऑफ डिपार्चर क्लियर थे ना? आईकेप ने क्या किया उसके साथ? इसका मतलब क्या है बेटा? आपको थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाने के लिए हर किस्म के सवालात की प्रैक्टिस होगी। चलो भाई अब मैं आगे जाता हूं। ये आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा कंप्लीट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे सवाल को मैंने सॉल्व करके दिया है, आप अपने अपने सवालात को देख लीजिएगा। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट स्टेज पे आ रहा हूं और नई बात को मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब नई बात क्या है आज की क्लास में? आज हम एक नया काम सीखेंगे और अगर वो इस स्लाइड में है तो यहीं पे, हाँ यहीं पे रुक जाएं। बेटा आज आप सीखेंगे कि ये हमने जो कहानी सुनी, कौन सी कहानी सुनी और किसके जुबानी सुनी? कहानी सुनी भाई तारिक चुनियों की जुबानी, और कहानी ये थी कि भाई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनते हैं। एक दफा दोबारा रिवाइज कर लो। बताओ रेजिडेंट पर्सन कितने? 7। 7 में से इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 7 पर्सन हैं। 4 का स्टेटस परमानेंट, फेडरल गवर्नमेंट का ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन और पीओ हमेशा नॉन रेजिडेंट। बाकी रह गए 3, इनके लिए ईदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिपेंडिंग अपॉन रूल्स, इंडिविजुअल के 3, कंपनी के 3 और एओपी का 1 रूल। ये रूल्स याद हो गए आपको? उन रूल्स को अप्लाई कर लिया आपने? अब आप बोल सकते हो कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपको आता है, बोल सकते हो ना? अब आपने प्रैक्टिस भी कर ली, असाइनमेंट भी कर ली, उसमें असाइनमेंट में हमने नए नए ड्राफ्टिंग के एंगल भी सीखे, कुछ हमने सवाल भी डिस्कस किए। अब मैं आगे जा रहा हूं। अब आगे की नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए सुनिएगा मेरी बात कि एक पर्सन की इनकम के सोर्सेज, टैक्स पेयर की इनकम के सोर्सेज होते हैं 2। लिखें, सोर्सेज ऑफ इनकम है 2। एक को कहते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, और दूसरी को कहते हैं फॉरेन सोर्स इनकम। ये कहलाता है पीएसआई, ये कहलाता है एफएसआई।
सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम दो किस्म की है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक फॉरेन सोर्स इनकम। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम कहाँ कमाई गई। पाकिस्तान सोर्स इनकम कहाँ कमाई गई, पाकिस्तान में। फॉरेन सोर्स इनकम कहाँ कमाई गई, मुल्क से बाहर कहीं पे भी होगी, किसी और मुल्क में हमने कमाई। अच्छा जी, ये सोर्स ऑफ इनकम जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है, इसमें हम अपने प्यारे दोस्त चाहत फतेह अली खान को लेके आएंगे, जिसे हमारी बड़ी चाहत है। भाई बताओ, उसकी पाकिस्तान से इनकम है, पाकिस्तान में ऐसा क्या करता है पीर का पड़ा हुआ पानी पीने के अलावा, गाने गाता है, अच्छे गाने गाता है, ओके, तो उसके इनकम तो है ना। अच्छा, फिर इंडिया में क्या करता है, वह भी गाने गाता है। वाह भाई, दोनों मुल्कों में गाने गाता है और पैसे कमाता है। ज्यादा पैसे कहां से कमाता होगा, इंडिया से, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री जो है वो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग मोहतरम चाहत फतेह अली खान को इसलिए यहाँ टैक्स करें क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन है, मोहतरम है हमारा, मगर टैक्स तो देना है ना, अच्छा कमाता है, तो टैक्स का बेस क्या बना, सिटीजनशिप। तो चलो, वो तो बेचारा शरीफ इंसान है, वो पीर की बात सुन लेगा, जैसे मैं अपने पीर की बात सुनता हूं हमेशा, तो पीर की बात सुन के वो पैसे दे देगा आपको। मगर मुझे एक बात बताओ, वो लोग जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं मगर पाकिस्तान में है ही नहीं, ऐसे है पाकिस्तानी सिटीजन। अल्ताफ भाई की बात नहीं करना प्लीज। हाँ भाई, भाई पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है कि नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, 40 साल से, 20 साल से, 10 साल से, 4 साल से, सारे लोग वो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे इनकम कमा रहे हैं, बताओ वो पाकिस्तानी है कि खत्म हो गई पाकिस्तानियत, सिटीजनशिप है, क्या उनसे टैक्स ले सकते हैं। अगर पाकिस्तानी सिटीजनशिप की बुनियाद पे टैक्स लिया जाता तो ये मुमकिनात में नहीं था कि मुल्क से बैठे हुए बाहर। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि कानून चेंज हो और ये रूल बन जाए, क्या रूल बन जाए, कि सिटीजनशिप की बेसिस पे टैक्स लगेगा। पता है क्यों, क्योंकि फिर मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यूके से। सर किधर है भाई, यूके वाले पाकिस्तानियों से टैक्स लेने गया हूं। अच्छा भाई, अगली क्लास सर टैक्स लेने कहां से, सर सूडान में बैठे हैं। हाँ भाई, मैं सूडान से तुम्हें टैक्स पढ़ा रहा हूँ, क्यों, वहां पाकिस्तानी लोग हैं। तो दुनिया भर में मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि इस किस्म का कानून बन जाए, ताकि हम ही तो अवाम है जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लिए तो मुल्क ये बनाए ताकि हम घूमते फिरे। तो बेटा ऐसा रूल नहीं है। कौन सा रूल नहीं है, टैक्स किस बेस पे नहीं लगता बताओ, सिटीजनशिप पे नहीं लगता, क्योंकि सिटीजनशिप में मसला यह है कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी होंगे उनसे हम टैक्स नहीं। अब इसीलिए नया बुनियाद बनाया गया टैक्स का, और टैक्स की बुनियाद क्या है, टैक्स लगता है रेजिडेंशियल स्टेटस की बुनियाद पे। अब कॉन्सेप्ट कनेक्ट होते होने 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 शुरू हो गए आपके। क्यों पढ़ा था हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को, क्योंकि इसकी बेसिस पे ही तो टैक्स लगता है, इसकी बेसिस पे ही तो टैक्स लगता है। अगर कोई बंदा है रेजिडेंट, क्या है, तो ऐसे बंदे के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, दोनों उस बंदे की, रेजिडेंट की, किसकी, रेजिडेंट की, दोनों इनकम्स कहां टैक्स होंगी, पाकिस्तान में। बताओ, रेजिडेंट बनने से क्या होगा, उसकी इनकम का स्कोप तय हो जाएगा। उसकी कौन सी इनकम टैक्स होगी पाकिस्तान में, वर्ल्ड इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी, सारी इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी, क्योंकि वो क्या है, रेजिडेंट है। मगर भाईजान अगर वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, तो सुन लो, सिर्फ और सिर्फ इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो सकती है। अब लिखो ये फार्मूला बेटा, क्या, कि रेजिडेंट की सूरत में कौन सी इनकम टैक्स होगी, बोलो यार, दोनों, क्या दोनों, जुड़वा, नाम बोलो ना यार उसकी, जुड़वा बोलो भाई, पाकिस्तान सोर्स पीएसआई एज वेल एज एफएसआई, ओके ओके। और अगर वो बंदा है नॉन रेजिडेंट, बताओ कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी, बोलो कौन सी इनकम टैक्स होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी, पाकिस्तान सोर्स इनकम। लिखो भाई, करो एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो भाई, जल्दी जल्दी, एक एक दो, बेटा रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस के थ्रू रिपीट करूंगा, अभी सवाल करा के रिपीट करूंगा। चलो जल्दी जल्दी से एक सवाल लिखो तुम बेटा, बेटा सब्र रखना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करा के एक सवाल के थ्रू ऑनलाइन, बेटा जल्दी जल्दी आप कंफर्म करें आपको चीजें समझ आई हैं, ये बात जो भी मैंने की है आपको समझ आई कि नहीं आई।
सारे बच्चे जो हैं, सुफियान और जो जो बच्चे सुन रहे हैं बेटा, सब बताओ, जल्दी बताओ। समझ आ गया ना? अब आप बेटा जल्दी जल्दी एक सवाल लिखो। मैं ये अंग्रेज का नाम लिख रहा हूं, नहीं समझ आए पूछ लेना। मिस्टर हरिपुत्र, हरिपुत्र जल्दी में पैदा हुआ था, हरिपुत्र। ठीक है, मिस्टर हरिपुत्र। जब मैं लिखता हूं टेक्सचर 24 और नहीं बताता कि स्पेशल है, क्या मतलब होगा? नॉर्मल टेक्सचर। करो भाई सवाल। बेटा मैंने लिखा है मिस्टर हरिपुत्र हिज फॉलोइंग इनकम्स फॉर टैक्स ईयर 2024। सैलरी ब्रैकेट में लिखा है अर्नड इन पाकिस्तान 2.6 मिलियन। डिविडेंड अर्नड फ्रॉम यूके कंपनी COY, शॉर्ट में लिखा है कंपनी के लिए, CO या COY में कंपनी के लिए लिखता हूं। और इसने अर्न किया है यहां से 1 मिलियन और 2.6 मिलियन। और कैलकुलेट इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर हरिपुत्र फॉर टैक्स ईयर 2024। अब देखना क्या होता है, देखना। पक्की बात है, सवाल पूछ लिया तुम लोगों ने। यार लव यू बेटा, यही तो सवाल था यार। मैंने बना एक्शन मार के लानते तैयार करा था, ये लोग आते बचत हो गई यार। देखो कितना फायदा होता है, देखो। अब देखो अकल है ना, सवाल पूछ लिया। सवाल ऑनलाइन वालों तुमने नहीं पूछा, नहीं एक बच गया, फजल बच गया, बाकियों पे लानत। भाई पहला देखे, मैं इनकम नहीं बता सकता जब तक कि मुझे उसका, तो टैक्स का पहला कलमा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस माने, बोलो ना, दो। कौन से दो? रेजिडेंट पर्सन और, तो रेजिडेंट पर्सन बनने से क्या होगा? क्या होगा? इनकम कौन सी होगी? PSI FSI दोनों यहाँ टैक्स होगी। नॉन रेजिडेंट से क्या होगा? ये है आपका बहुत बड़ा पॉइंट है टैक्स का। टैक्स की बुनियाद आज तुम जाके ना बोल सकते हो घर पे कि मैं टैक्स सीख चुका हूं और अब्बा मैं तेरा रिटर्न फाइल करूंगा। ठीक है, तेरा टैक्स रिटर्न अब्बा मैं आज फाइल कर सकता हूँ। वो बोलेगा चल मरवा देगा तू, इतने दिन में तो टैक्स आ गया। ठीक है, चलो बेटा, ये बंदा है रेजिडेंट। इनकम बताओ सुफियान। नहीं बेटा सवाल पढ़ो। नाम नाम बताओ पहले, नाम बताओ, नाम बताओ पहले, नाम बताओ, नाम बताओ। सबक, सवाल तो पढ़ो। टैक्स थोड़ी पूछा है मैंने, टैक्सेबल इनकम पूछा है। बताओ भाई कितनी रेजिडेंट है तो कितनी इनकम? 3.6 मिलियन। और नॉन रेजिडेंट है तो, क्या आपको ये बात समझ आ गई कि रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से बंदे की इनकम का स्कोप तय हो जाता है? समझ आ गई? ओके, हमने ये बात सीख ली। एक पॉइंट और सीखेंगे और वो ये है, तवज्जो कीजिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। ये मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी और कहा था मैं वापस आऊंगा इस पे, अब वापस आ गया हूँ। सेकंड क्लास में मैंने कहा था, आज की थर्ड क्लास हमने जो कवर केस से। अब भाई ऑनलाइन वालों तवज्जो रखना, पहले केस में दोनों जगह क्या बना? एक जगह रेजिडेंट तो दूसरी जगह, दूसरी जगह, दोनों जगह पे एक जगह रेजिडेंट दूसरी इसका, मगर आखिरी केस क्या है उसका? ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल सुने बेटा, अब थोड़ी तवज्जो कीजिएगा।
अब मैं आपको कुछ एक अब नया पॉइंट है, पिछला हो गया, स्कोप तय हो गया, हमने सवाल भी कर लिया, उसका प्रैक्टिस भी कर ली, अब मैं और आगे लेके जा रहा हूं आपको। और वो ये है कि सपोज करते हैं कि एक पर्सन पाकिस्तान से इनकम कमाता है, मिसाल लेते पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में होने के अलावा पाकिस्तान में वो रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रेजिडेंट है। अभी तुम समझ गए होगे इसके साथ क्या होगा, रेजिडेंट है तो क्या होगा इसका, इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम PSI 10 है और इसकी FSI 4 है। इस बंदे की पाकिस्तान में पोजीशन बताओ क्या होगी, रेजिडेंट है तो कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, पाकिस्तान में इसका 14 पे टैक्स लग गया। अब मेरा सवाल ये है कि इसी बंदे का स्टेटस इस कंट्री में क्या होगा, कंट्री एक्स में अगर वो जो ये फॉरेन सोर्स था ना इसका, ये फॉरेन सोर्स ये कंट्री थी, यहां से उसने ये कमाया था, जैसे राहत फतेह अली खान की मिसाल दे रहे हैं इंडिया से, तो अगर यहां आ जाओ तो एक 10 एक 4 था। मुझे गौर से बताओ उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यूके हो तो यूके सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। तो इस केस में कंट्री एक्स यूके है, यूके सोर्स इनकम इसकी कितनी थी 4, तो ये आ जाएगा यूके सोर्स। फॉरेन सोर्स कितनी थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन सोर्स हो गई 10। अब मुझे गौर से दिखाओ वहां वो क्या है, रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट। और अगर सेम लॉ हो जैसे हमारा है तो वो भी छोड़ेंगे थोड़ी, वो भी कोई तो इनकम टैक्स करेंगे। बताओ कौन सी इनकम को वो टैक्स करेंगे, यूके सोर्स अपने सोर्स को वो टैक्स करेंगे, तो बताओ कौन सी इनकम डबल टैक्स हो रही है, ये यहां टैक्स हुई, ये यहां टैक्स हो गई, डबल टैक्स हो गई। अब सवाल ये है कि ये तो उस वक्त था जब एक जगह रेजिडेंट एक जगह नॉन रेजिडेंट। आगे सुनो बच्चों, ये केस है दूसरा, पाकिस्तान में बंदा रेजिडेंट, नहीं मेरी मर्जी, पेन मेरे पास है, तुम क्यों बोल रहे हो, मैं उसको रेजिडेंट बना रहा हूं। ओके, और उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम 10, रुको 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 आगे नहीं जाओ, पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी 10 और फॉरेन सोर्स इनकम इसकी इस दफा में कर देता हूं 8, तो पाकिस्तान में कितना टैक्स हुआ, 18 टैक्स हुआ पाकिस्तान में। आ जाओ इधर, इधर भी रेजिडेंट है ना, केस रेजिडेंट का, ये देखो ये रेजिडेंट है। क्यों रेजिडेंट है, क्योंकि उस मुल्क में रूल 182 का था, उस मुल्क में लीप ईयर था, दुनिया भर में लीप ईयर था मगर दोनों 180 थी, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। कंपनी का याद है आप पूछ रहे थे सर, अगर कंपनी फॉरेन सोर्स हो और फॉरेन कंपनी हो, कंट्रोल मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान में रेजिडेंट बने, तो उस मुल्क में तो बनने की वजह से रेजिडेंट है, बनने दो। होगा क्या उसके साथ, ये होने जा रहे हैं। अब बताओ वहां पे भी रेजिडेंट, तो उस सूरत में यूके सोर्स हो गया 8, फॉरेन सोर्स हो गया इनका 10, मगर वो भी टैक्स किसको करेंगे 18। अब की बार डबल टैक्स क्या हुआ, इसका मतलब है डबल टैक्स तो होगा। अब सवाल ये है कि इस तरह डबल टैक्स करेंगे तो राहत फतेह अली खान के गाने गमगीन होंगे कि अच्छे होंगे, उसके गाने क्या होंगे, वो क्या प्यार मोहब्बत की बातें करेगा या रोता रहेगा। हाँ, वो भाई बात ये है उस हमारे मोहतरम, मतलब मैं ऐसे ही मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस बंदे की, मगर बात ये है कि उसने जब से पीर वाली पानी की बात की है ना, तब से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और अच्छा लगा है। पीर का पड़ा हुआ पानी मैं बता चुका हूँ, मैं पीता हूँ, आज भी पीऊंगा बेटा। पीर तो मेरा पता है ना तुम लोगों को, नहीं पता, मेरा पीर मेरी बीवी है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, डबल टैक्सेशन रहने दें या खत्म करें, क्यों भाई, अगर डबल टैक्सेशन रखोगे तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड गिरेगा, आपके मुल्क को नुकसान होगा। तो इसीलिए दुनिया भर के कंट्रीज ने मिलके डबल टैक्सेशन ट्रीटीज की हुई है। क्या कहा हुआ है, लिखो लिखो, अवॉइड, इसको पूरा नाम लिखो, अवॉइडेंस ऑफ डबल
टैक्सेशन ट्रीटीज, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज को आम जबान में हम डबल टैक्सेशन ट्रीटी बोलते हैं। पाकिस्तान ने 66 कंट्रीज के साथ ये ट्रीटी की हुई है, जिसके मुताबिक हमने जिस जिस मुल्क के साथ ये ट्रीटी की है तो डबल टैक्सेशन को खत्म किया गया है, अवॉइड किया गया है। कैसे कि अगर किसी केस में हम टैक्स कर रहे होते हैं तो वो टैक्स नहीं करेंगे, और वो टैक्स कर रहे होते तो हमने मसला हल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से, उन रूल्स की वजह से जो डबल टैक्सेशन हो रही थी उसको मुल्कों ने बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करके ट्रीटी करके खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? ट्रेड भी तो बढ़े। एक बात और लिखो, वो वजाहत अभी नहीं होगी क्योंकि एडवांस पॉइंट है। जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रीटी नहीं है तो फिर तो डबल टैक्स हो जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे, हमें ट्रेड चाहिए, टैक्स नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में जिसके साथ हमारी ट्रीटी ना हो, हम एक और तरीके से डबल टैक्सेशन को खत्म करते हैं। एक तरीके, जब ट्रीटी नहीं है तो कैसे डबल टैक्सेशन खत्म करते हो? उसका तरीका है हम उसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट देते हैं। क्या? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट कहते हैं बेटा एनी अमाउंट, क्रेडिट कहते हैं जो टैक्स को कम करे, जो टैक्स को कम करे उसको टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, रिडक्शन इन टैक्स। तो जब किसी केस में हमारी ट्रीटी नहीं होगी, हम क्या करेंगे? उसका टैक्स फिर भी कम करेंगे, डबल टैक्स नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? हमें ट्रेड चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, दो कौन से मेथड्स हैं जिससे डबल टैक्सेशन खत्म किया गया? डबल टैक्सेशन ट्रीटीज और फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये अलग टॉपिक है, टैक्स क्रेडिट पे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। अब बस इतना हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हुई, इसलिए उस कंट्री की वो रेजिडेंट बन गई। हमारे पास उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट था, हमारे पास क्या बन गई? तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। किसी एक मुल्क में टैक्स हो रही होगी, वो हम नहीं बता सकते। वो बताने के लिए हमें ट्रीटी पढ़नी पड़ेगी, उस मुल्क के साथ ट्रीटी कौन सी है। और आपको पता है ट्रीटी तो आपके फाइनल के कोर्स में भी नहीं है, ये तो कैफ का कोर्स है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बन गए। चलो अब मुझे कॉन्सेप्ट्स को मेगा लेवल पे कनेक्ट करना है। मेगा लेवल पे कनेक्ट करने के लिए मैं आपको एक चाहता हूं कि आप मुझे हेल्प करो और मुझे बताते जाओ। आपने सबसे पहले स्टडी किया था टैक्सेशन, तो आपने सुना था कि एक सेक्शन की क्लासिफिकेशन होती है, याद है आपको? सेक्शंस की क्लासिफिकेशन याद है आपको? क्या क्लासिफिकेशन है सेक्शंस की? दो किस्म के सेक्शंस होते हैं, बताएं कौन कौन से सेक्शंस हैं? चार्जिंग सेक्शन, नॉन और मशीनरी सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का क्या काम है? टैक्स इंपोज करता है। मशीनरी सेक्शन का क्या काम है? अच्छा, वो जो प्रोसीजर बताता है। अच्छा बताए, चार्जिंग सेक्शन की बुनियादी बात बताओ कि चार्जिंग सेक्शन हमारे मुल्क में जो टैक्स लगाने वाला है उसका नंबर क्या है? सेक्शन 4। आ जाओ जी, सेक्शन 4 लिखते हैं। सेक्शन 4 ने कहा है कि इनकम टैक्स इंपोज किया गया है किस पे? पहली बात क्या है, किस पे? पर्सन। पर्सन पे। कौन सा पर्सन? जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। और यहां आके हमने पढ़ा था कि टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है कि अगर वो पर्सन इंडिविजुअल या एओपी हो तो उस केस में इनकम उसकी 6 लाख से एक्सीड कर रही होगी। कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं होती, कंपनी का 1 रुपया भी टैक्स होगा। आगे आ जाओ। उसके बाद तीसरी चीज क्या पढ़ी? क्या हो? ईयर कंप्लीट हो चुका हो, टैक्स ईयर हो चुका हो। फिर क्या हो? टैक्स रेट्स आपके लॉ में गिवन होंगे, वो अप्लाई करके, टैक्स रेट अप्लाई करके लायबिलिटी निकालोगे। ये 4 कॉन्सेप्ट थे। आपका पहला कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हुआ। कैसे कंप्लीट हुआ? कनेक्ट करके दो। कितने परसेंट? 7%। 7% है। अब यहां से आपको मास्टर शीट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो बेटा। जो बच्चे मास्टर शीट को समरी समझ रहे हैं ना बेटा, ये समरी नहीं है, दिस इज कंप्लीट बुक, एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई की एक्सपर्टीज थी, क्या बस अल्लाह की मेहरबानी से एबल को मैं आपको, समरी थोड़ी है, वो बुक है, उसमें हर चीज है, उसमें थ्योरी है, उसमें लैंग्वेज है, उसमें ड्रामा है, उसमें सस्पेंस है।
तू देख तो सही पहले भाईजान, देखो उसमें कोई समरी नहीं है, वो आपकी बुक है मुकम्मल, ये तुम्हें समझ आएगा जब बाद में आओगे। बताओ पर्सन कितने? 7। 7 कौन से? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और ये 7 पर्सन हो गए। रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कितनी कैटेगरीज? 2। इनको कहा गया रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। इंडिविजुअल के लिए कितने रूल्स? 3। कंपनी के लिए कितने? 3। तीसरा वो है कि जब गवर्नमेंट हो, तीसरा रूल भी है। तीसरा रूल क्या है कि अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, तो ऑलवेज, क्योंकि गवर्नमेंट्स को सिवाय फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी बनाया गया है। और एओपी के कितने रूल्स? 1। फिर आपने क्या पढ़ा, इस रेजिडेंशियल स्टेटस से इनकम पे क्या इफेक्ट आता है? तो हमने कहा कि अगर वो रेजिडेंट पर्सन होगा तो पीएसआई, एफएसआई दोनों यहाँ, नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पीएसआई यहाँ टैक्स होगा। फिर हमने इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी की, फिर हमने डबल टैक्सेशन की बात सुनी। अब आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपका सेकंड टॉपिक टैक्स ईयर है, और ये तो आपका सारा कोर्स है ही इसको सीखना। सवाल इस पे बनता है, सारा कोर्स इससे निकलेगा, इंटायर कोर्स यहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर निकल आएगा, सारा कोर्स इसमें। तो पहले हम टैक्स ईयर को कवर करेंगे, फिर हम टैक्स रेट पे जाएंगे। टैक्स ईयर में अब तक आप 2 बातें सीख चुके हो, कौन सी? आपने कहा है कि एक टैक्स ईयर होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, और एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर। अब आप एक पॉइंट सुने, अभी पॉइंट ये है कि नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होगा? जो 30 जून पे एंडिंग वाला होगा। और सारे, अब ये जुमला सुनिएगा, सारे पर्सन्स फॉर द फर्स्ट टाइम जब टैक्स पेयर बनते हैं, पर्सन जब फॉर द फर्स्ट टाइम क्या बनता है, तो एक जुमला सुने, पर्सन के लिए टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है। पर्सन के लिए टैक्स पेयर होना जरूरी, मगर हर टैक्स पेयर के लिए पर्सन होना जरूरी है। कि कुछ लोग पर्सन तो होंगे मगर टैक्स पेयर नहीं होंगे। छोटे बच्चे क्या है? पर्सन है मगर टैक्स पेयर नहीं है। तो इसलिए जब पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर बनता है तो उससे नॉर्मल टैक्स ईयर मिलता है बाय डिफॉल्ट, उसको लेने की जरूरत नहीं होती, उसका टैक्स ईयर नॉर्मल ही है। हाँ, अगर उसको वो कोई मसला आ रहा है तो वो क्या कहता है, मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं, कौन सा टैक्स ईयर दो? तो कमिश्नर, उसको आपने सवालों में पढ़ा था, कमिश्नर अलाउड हिम टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर, तो उससे कमिश्नर कहता है कौन सा दूं, इधर तो 364 पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो बताता है कि मुझे 1 जनवरी से 31 दिसंबर का दो। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कोई भी है। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो ट्रांजिशन करेगा, इधर एक ईयर क्लोज हो गया 30/6, गौर से देखना, 23 उसका आखिरी नॉर्मल टैक्स ईयर था। तो इसके बाद 1 जनवरी कौन सी आएगी? इसके बाद 1 जनवरी कौन सी होगी? एक कौन सी? 24 वाली। कब एंड होगा टैक्स ईयर? 31/12/24 पे। तो इन दोनों के दरमियान बीच में कुछ टाइम बाकी है कि नहीं है ना? कौन सा टाइम था जो दोनों में कवर नहीं हुआ? इन दोनों के दरमियान देखो क्या है, तो 1/7/2023 इसमें दोनों में नहीं जा रहा। इससे लेके कब तक? 31 दिसंबर 2023। ये जो बीच वाला टाइम है ना, इसको तीसरे टाइप का टैक्स ईयर कहा जाता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो कितने टैक्स ईयर हो गए? नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर, तीसरा क्या है? ये हमारा अगली क्लास का सब्जेक्ट होगा, और यहाँ आके मैं आज की क्लास को स्टॉप करूंगा। तो आपने कुछ आज प्रैक्टिस भी सीखी, कुछ ड्राफ्टिंग भी सीखी, और कुछ आपने आगे का भी कोर्स कवर किया। कोई सवाल है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट बेटा एक टैक्स क्रेडिट होता है। टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि वो टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। राहत फतेह अली खान इंडिया में भी कमाए, पाकिस्तान में भी कमाए, हम उसको रेजिडेंट बना के टैक्स कर रहे हैं। इंडिया वालों ने भी टैक्स लिया उससे अपनी इनकम पे, हम पूरी इनकम पे टैक्स ले रहे हैं। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हम जितना तुमने इंडिया में दिया वो माइनस कर देते हैं, बख्श देते हैं। तो आप
टैक्स को छोड़ रहे हो, उतना कम कर रहे हो, इसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहते हैं। मगर इससे ज्यादा आपको समझ इसकी इसलिए नहीं आएगी कि बजाते खुद फुल टॉपिक है ये बड़ा सब्जेक्ट है, आईकेएफ की बुक का चैप्टर है, तो मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर सकता। बस इतना बता सकता हूं कि जिस कंट्री के साथ हमारी एग्रीमेंट नहीं है उसका भी डबल टैक्सेशन इस मेथड से खत्म किया गया है। मेथड क्या है बाद में सीखो। कहाँ का रेजिडेंट होगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो यहाँ वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लग रहा है। दूसरे मुल्क में नॉन रेजिडेंट है तो उस मुल्क के सोर्स का तो टैक्स देगा ना वो। तो इसका थोड़ा सा वेट कर लो इस टैक्स क्रेडिट के हवाले से, बाकी थोड़ा रुकना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो बेटा, और कोई ट्रांजिशनल टैक्स ईयर मुकद्दस कहते हैं बेटा। देखो इसके बाद नॉर्मल टैक्स ईयर था, एंड हुआ इसका इस यहाँ पे, चले गए स्पेशल टैक्स ईयर पे। मगर इन दोनों डेट्स के दरमियान एक तरफ आपका क्या है, 1 जनवरी 24 ये टैक्स ईयर नया स्टार्ट हो गया, पुराना टैक्स ईयर एंड हुआ। इन दोनों के दरमियान 6 महीने हैं ना ट्रांजिशन के, इन ट्रांजिशन के ईयर्स को, और लास्ट पॉइंट सुन के जाओ बेटा, पॉइंट सुन के जाओ। लास्ट ट्रांजिशनल टैक्स ईयर एक होता है, बार बार नहीं होता। ट्रांजिशन एक दफा होगी तो एक दफा आएगा, ठीक है। चलो बाकी बेटा एक बात सुनिएगा, अगली क्लास है ही टैक्स ईयर पे, तो सब कुछ सीखोगे इसका। टैक्स ईयर मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, ये समझो। टैक्स ईयर तो आप अगली क्लास में पढ़ोगे, अभी तो इसका पूरा कुछ कवर होगा। ठीक हो गया बेटा? चलो बेटा, थैंक यू। कोई सवाल है तो रुको, वरना जल्दी जल्दी कर जाओ। बेटा पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। देखो बेटा, दो चीजें हैं पाकिस्तान में। ये मिसाल सुनना, पाकिस्तान में 183 डेज था, रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट बन गया ना। किसी और मुल्क में 182 डेज था तभी रेजिडेंट बन गया। पता है कैसे? उस मुल्क के कानून के तहत कितने दिन चाहिए। तो 183 तो हमने बोला है, हर कोई मुल्क थोड़ी बोलता है, उनका अपनी मर्जी, उनका कानून है, तो बन गया दोनों जगह रेजिडेंट। चलो दूसरी बात सुनो, लीप ईयर में कितने होते हैं? आधा आधा करो, कितना हुआ? 180। तो पाकिस्तान में 183 और दूसरे मुल्क में भी 183, बताओ क्या हुआ? दोनों जगह हो गया। मगर होने दो, क्या फर्क पड़ता है, डबल टैक्स फिर भी नहीं होगा क्योंकि ट्रीटीज की हुई हमने, ठीक है। फॉरेन इनकम इट मींस लाजिम डबल टैक्स होगी एक पाकिस्तान में एक बार में। जी बेटा, अगर डबल टैक्स होगी तो उसको खत्म किया जाएगा, डबल टैक्स होने नहीं देंगे। इसके लिए अलग मेथड्स जो हमने पढ़े, इन दो मेथड से डबल टैक्स खत्म किया गया है, ठीक है सर। जो नॉन रेजिडेंट है वो पीएसआई पर टैक्स देगा और दूसरी कंट्री को भी उस पर टैक्स देगा। बेटा नहीं, इस वक्त मैंने आपको कहा अब्दुल रहमान कि ये पॉसिबिलिटी थी, मगर डबल टैक्सेशन ट्रीटी की वजह से वो नहीं होगी। मुकद्दस बेटा फॉरेन टैक्स क्रेडिट सिर्फ लिख लो नाम, अभी हम इसको पढ़ भी नहीं सकते, सिर्फ लिख लें कि ये कोई ऐसा मेथड है जिसे डबल टैक्सेशन को खत्म किया गया है। अभी मैं पढ़ा भी नहीं सकता यार, ये एडवांस टॉपिक है, आप ना फॉरेन टैक्स क्रेडिट की डिटेल में जा ही नहीं सकते। मैं तो सिर्फ उसका नाम बताया आज, ठीक है। हाँ दोबारा बताओ। हाँ अब रुके, हमारे मुल्क के लॉ अलग उनके अलग। अगर उनके लॉ भी हमारे जैसे हैं तो दोनों जगह काउंट होगा, इधर भी एक दिन काउंट होगा, उधर भी होगा काउंट, होने दो। तो फर्क क्या पड़ता है, देखो ना, इससे होगा क्या, राइट, राइट, दोनों जगह रेजिडेंट होने दो। दो नहीं, देखो, हाँ ना, टीटी आ जाएगी ना बीच में, नुकसान थोड़ी है उसका। ये वाली बात याद है ना जो मैंने बताई थी इस तरह, यहाँ ये बात। देखिए वो जो डबल टैक्स लगने की पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो, ये भाई रेजिडेंट इधर भी रेजिडेंट, मगर क्या हुआ, 18 यहाँ पे भी टैक्स वहां पे भी टैक्स, मगर लग नहीं पाएगा ना, टीटी ही है। अच्छा पैराडाइम बेटा, आप अपना नाम बताओ, मैं आपको अभी बिल्कुल लिख के देता हूँ, सेंटेंस लिख के देता हूँ जी बेटा।
वो जो सवाल था ना उस पे जो आईकेप ने किया है वो उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में प्रेजेंस काउंट करेंगे ना। आज तारीख क्या है? 28। 28 में अगर एक बंदा इस वक्त डिपार्चर पे जा रहा है तो आज का दिन काउंट करेंगे ना करें? क्यों? पूरा दिन याद था, रुक जाओ। अब क्या हुआ, एक डिपार्चर हुआ 12:05 पे, पाकिस्तान में 5 मिनट पे था। अब क्या करें? तो भाई अब तो कहोगे तो फिर फैसला मुश्किल हो गया ना। तो उन्होंने कहा छोड़ो इन मसलों को। पाकिस्तान में अगर डिपार्चर करेगा तो उस दिन को काउंट करेंगे 183 डेज में, फुल डे। फुल डे चाहे 5 मिनट चाहे पूरा दिन, डिपार्चर का डे 183 डेज में काउंट होगा। तो आपका डिपार्चर जिस दिन होगा ना, ये नहीं देखो कि पाकिस्तान से डिपार्चर से पहले कितना टाइम पाकिस्तान में था, 5 मिनट भी उस दिन का था ना, फुल डे काउंट होगा। और अराइवल हुआ, अब इस वक्त एक फ्लाइट लैंड कर रही है, लोग आए यहाँ पे, तो सुबह से लेकर तो थे ही नहीं पाकिस्तान में। अब क्या करें? पूरा दिन काउंट करो तो वो दिन भी काउंट हो जाएगा उनके वहां। हाँ, पाकिस्तान में प्रेजेंस में इनके एक एक दिन ऐड हो जाएगा, अराइवल वाला भी डिपार्चर वाला भी। इसको काउंट करके देखो कि उसका पाकिस्तान में प्रेजेंस कितना है, 183 डे के हैं। साइम बेटा लिखो, साइम लिखो बेटा, एक सेकंड बेटा लिखवा लो उसको। साइम लिखो बेटा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको कहते हैं? फॉरेन टैक्स क्रेडिट के जरिए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के जरिए टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की जाती है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के जरिए टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की जाती है अगर किसी बंदे पे डबल टैक्स लग रहा था। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के जरिए टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की जाती है अगर किसी बंदे पे डबल टैक्स लग रहा था क्योंकि उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम कमाई थी, क्योंकि उसने पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम कमाई थी और पाकिस्तान की उस कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं थी। साइम सफिशिएंट है तुम्हारे लिए बेटा, आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए? क्योंकि बेटा मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ नाम लिख लेते, मगर आपने जुमला भी लिख दिया तो और बेहतर हो गया आपके लिए। कंफर्म करो, यहाँ भी कंफ्यूजन है, कोई बात कंफ्यूजन के साथ कोई ना आ जाए क्लास से। जी बेटा रुक जाओ ना, मैं कर लूँ। हाँ 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 भाई हीरो, क्या हुआ? ऑनलाइन बेटा कोई और सवाल नहीं? सर नॉन रेजिडेंट पेशा सिर्फ तब ही अप्लाई करता है जब एफएसआई और पेशा दोनों कमा रहा हूँ। ना 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 नूरा, सिंपली बेटा अगर नॉन रेजिडेंट है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी टैक्स होगी। बस ये नहीं देखो कि उसकी कोई इनकम है कि नहीं, पाकिस्तान से इनकम है कि नहीं है उसकी। पाकिस्तान से इनकम है, हम इसको टैक्स करेंगे। पाकिस्तान से जो क्रिकेटर्स आते हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, सारा साल यहाँ रहते हैं? नहीं ना, सिर्फ 4 दिन 8 दिन 50 दिन आ गए, मगर वो तो नॉन रेजिडेंट होते हैं। तो जो पाकिस्तान से इनकम कमाएंगे उसको तो हम टैक्स करेंगे ना। सर ड्राफ्टिंग की कुछ टिप्स बताएं यार, शुरुआत है ना फजल, आज जो बताइए उसको फॉलो करो। इंशाल्लाह अभी देखना मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि कैसे सवाल लिखे जाते हैं। आज वाली जो बातें मैंने बताई थी ना, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला बोला था फजल, उसको लिख लेना जाके। क्या बोला था? कि ड्राफ्टिंग का पहला असूल क्या है? कि सिर्फ जवाब देख के, बगैर सवाल देखे, अगर आपकी बात मुकम्मल और करेक्ट कन्वे हुई है, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ परफेक्ट ड्राफ्टिंग। लॉ की ड्राफ्टिंग का पहला उसूल ये, बाकी उसूल और ये मेरा अपना उसूल बनाया हुआ है, मतलब मैं अपनी तरफ से चीजें तुम्हें बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा। ये वो है जो तुम लोगों को देख के मैंने रूल्स बनाए, बाकी सारे आपको बता देंगे। हमारी असाइनमेंट चेक होगी, बिल्कुल होंगी, कंपेयर करके सॉल्यूशन के साथ। बेटा बिल्कुल आपके असाइनमेंट्स भी चेक होंगी हस्कील, मगर इस वक्त आपके साथ सॉल्यूशन शेयर होगा आज इफ्तार के बाद, और फिर आप इसको कंपेयर कीजिएगा। आप अपने हिसाब से गो थ्रू करो सारे क्वेश्चंस को, फिर हम इसको अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वाले इंशाल्लाह आपकी अगली क्लास में मुलाकात होगी। अब इनकी अगली क्लास कब होगी? आज क्या है? आज क्या है? थर्सडे। तो कल क्लास होगी, अगली क्लास सैटरडे पे आपकी। ठीक हो गया, चलो अल्टरनेटिव डेज पे रखते हैं, तो आपकी अगली क्लास सैटरडे पे होगी। ठीक है भाई, चलो बेटा जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा